ठीक है, वो फील्ड है। चाहे आप अपने हेयर्स पे रब कर रहे हो तो वो एक फील्ड क्रिएट हो गई, आप वुलन क्लॉथ पे रब कर रहे हो वो एक फील्ड क्रिएट हो गई, जिस कारण से उस स्केल ने या एबनॉइट रॉड ने एक वो एक्वायर कर लिया, चार्ज एक्वायर कर लिया, और अब वो फोर्स लगा रहा है। अब बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाओ, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्या लगा रहा है उस पर? एक फोर्स लगा रहा है आपके पास में। तो क्या वो चार्ज उसके पास पहले से था? नहीं भाई, वो चार्ज आया है किसके कारण? उस फील्ड के कारण। मैंने उसको वूल पे रब किया या मैंने उसको अपने हेयर्स पे रब किया, उसके कारण उस पर वो चार्ज आया है। और वो चार्ज क्या उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है? नहीं, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज एज इट इज रह रही है आपके पास में। वो क्या है? फिजिकली लिया है उसने। थोड़ा पेपर के साथ मैं उसको ज़्यादा कराऊंगी तो उसके बाद में अपने चार्ज को लूज कर देगा, देन मुझे वापस से अपने हेयर्स पे रब करना पड़ेगा। जो 6th-7th में हम कहते हैं तुझे जादू दिखाऊं, तुझे जादू, वो मैंने भी किया था, मैंने भी दिखाया बच्चों को जादू, मतलब मेरे फ्रेंड्स को जादू। हाँ, समझ में आ रही है बात? तो सबसे ऑथेंटिक आपके पास में, आप वो छोटे वाली बच्चों वाली डेफिनेशन मत करो, इसको सही सही समझो आपके पास में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज आपके पास में क्या है? ये एक फोर्स है जो कोई भी फिजिकल मैटर एक्सपीरियंस कर रहा है। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब आपने उसको किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तब वो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? आप इसको जहाँ पे भी रखेंगे ये वहाँ पे आपको जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में देखने को मिलेगा इसका इन्फ्लुएंस। इसको गिलबर्ट साहब ने भी कहा था। गिलबर्ट ने क्या कहा था आपको अपनी बुक में मिलेगा, इट्स विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट क्या कहते हैं आपके पास में? ये कहते हैं चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट्स दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। चार्ज क्या है आपके पास में? इनका कहना है, गिलबर्ट का कहना है भाई, चार्ज इज समथिंग दैट charge is something that makes it possible to exert electrical force and experience electrical force। भाई चार्ज क्या है? गिलबर्ट ने और भी आपको सिंपल डेफिनेशन में कह दिया कि चार्ज क्या है। चार्ज एक ऐसी चीज है जिसके कारण आप कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप किसी इलेक्ट्रिकल फोर्स को लगा सकते हैं। आ रही है बात समझ में? आपने स्केल को रब किया, अब उससे पहले स्केल चार्ज बॉडी नहीं था। चार्ज बॉडी हुआ जब आपने उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा, जिस कारण से उसने चार्ज को एक्वायर कर लिया। अब उस चार्ज के कारण वो बिट्स ऑफ पेपर को अपने पास अट्रैक्ट कर पा रहा है। समझ में आ रही है बात? उस चार्ज के कारण वो बिट्स ऑफ पेपर को अपने पास में अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो गिलबर्ट साहब ने बहुत ही आसानी से हमें समझाया है कि चार्ज क्या है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसको कि आप, जिसके कारण आप किसी फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, साथ ही आप दूसरे पे लगा भी सकते हैं। समझ में आ रही है बात? और चार्ज कैसी क्वांटिटी होगा? इट इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी बॉडी ने, समझो इसको, अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तब भी उस पर चार्ज आया, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तब भी उस पर चार्ज आया, तो ये वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं हुआ ना आपके पास में। डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैग्नीट्यूड की बात है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात है आपके पास में। वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, वो प्लस है या माइनस है, तब भी चार्ज ही चार्ज कहलाएगा आपके पास में। सो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रही है बात? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है आपके पास में? स्केलर क्वांटिटी है आपके पास में। इसका गोल्ड लीफ का अपना इलेक्ट्रोस्कोप वाला है, वो आप लोग खुद देख लेना, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पॉइंट चार्जेस। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं। क्या क्या? पॉजिटिव चार्ज एंड
नेगेटिव चार्ज। आपके पास में दो पॉइंट ऑफ चार्जेस हैं आपके पास, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो मैटर है आपके पास में, मैटर का जो सबसे आपके पास स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है वो आपके पास एटॉमिक फॉर्म है, राइट। मैटर का सबसे आपके पास स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या है, जो एटम का फॉर्म आपको देखने को मिलता है, दैट इज स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम। और इसके अंदर आपको इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, दोज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स भाई नो चार्ज, ना ही आपके न्यूट्रॉन्स नो चार्ज है आपके पास में, न्यूट्रल रहते हैं और ये ट्रांसफरेबल भी नहीं है कि मूव नहीं करते। सेम विथ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन्स क्या है आपके पास में, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज आपके पास में। प्रोटॉन्स भी जो है वो एक एटम से दूसरे एटम पे मूव नहीं करेंगे हमारे पास। ओनली इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज है, वो एक एटम से आपके पास में दूसरे एटम पे मूव करता है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में जो है वो मूव करते हैं, तो इसी के मूवमेंट के कारण आपके पास में चार्ज एक्वायर होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब होता है आपके पास में, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जब किसी मटेरियल ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। सिंपल सी बात कर लो, आपके पास में क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 है आपके पास में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया इसका 2, 8, 7। क्या है आपके पास में 2, 8 और 7। मान लो कि क्लोरीन अपना 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, वैसे तो वो करेगा नहीं लूज, वो तो गेन करता है। आई एम जस्ट सेइंग फॉर लेट इट बी कि उसने अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। अब लूज करने के कारण क्लोरीन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के पास में पहले इनिशियल स्टेट पे आपके पास में 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 ही प्रोटॉन थे, जिस कारण से नेट चार्ज 0 था। बट जैसे ही इसने अपने 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो अब इसके पास प्रोटॉन तो 17 ही रहे, पर इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 आपके पास में, तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। मतलब आपके पास में क्या आ गया, नेट चार्ज कितना आ जाएगा, नेट चार्ज रहेगा -10 + 17, दैट विल बी +7। तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज कब आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है जब आप इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। क्या करते हैं आप, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। और नेगेटिव चार्ज कब आएगा आपके पास में, जब आप इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। सेम क्लोरीन की बात करते हैं भाई, 17 थे इसके पास इनिशियली। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लिया, एक इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो ऑक्टेट हो गया इसका 2, 8, 8। तो मतलब अब क्लोरीन के पास में कितने आ गए, 18 हो गया एटॉमिक नंबर। इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है आपके पास में। तो नेट चार्ज की बात करें तो इसने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है इसके पास में, तो इसने चार्ज को एक्वायर कर लिया आपके पास। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होता है, और जब आप इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं आपके पास में तो नेगेटिव चार्ज एक्वायर होता है आपके पास में। समझ में आ रही है बात, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं। इसके साथ ही अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है भाई, लाइक चार्जेस repel each other, like charges repel each other, and unlike charges attract each other. Unlike charges attract each other। छोटी क्लासेस में किया हुआ है इस पे आपने। एक बैलून को लेते हैं, उसको रब करते हैं, साथ में रख देते हैं, तो दोनों पे सेम चार्ज है, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे आपके पास में। यस और नो, तो ये आपने किया हुआ है। लाइक चार्जेस जो करते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं आपके पास में, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करेंगे आपके पास में, अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस कहाँ होते हैं आपके पास में, जो हमारे पास में कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास में, कंडक्टर्स जितने भी हैं आपके पास, उनकी सरफेस पे आपको देखने को मिलता है चार्ज। कहाँ देखने को मिलता है, सरफेस ऑफ कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। जितने भी हमारे पास में कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स मतलब जिनमें से करंट को पास किया जा सकता है, उन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के सरफेसेस पे आपके पास में चार्ज पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है बात। इसी बेसिस पे हम सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, और एक और चीज़ इस साल पढ़नी है हमें, डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स में
ठीक है। चार्ज को ऐसे एक्वायर कर सकते हैं, आपके पास 3 तरीके हैं चार्ज को एक्वायर करने के। कितने तरीके हैं भाई चार्ज को एक्वायर करने के? 3 तरीके। कौन कौन से बताओ? सॉरी, हाँ तो लाउडली बोलो ना। फ्रिक्शन, यस, बहुत बढ़िया। तो इतना धीरे से क्यों बोलते हो? जब आंसर पता है तब तो जोर से बोलो ना, अपने ही मन में बुदबुदाते रहोगे। चार्ज को हम एक्वायर कर सकते हैं 3 तरीके से आपके पास में। कौन से 3 तरीके होते हैं आपके पास में? फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। आपको पता है फ्रिक्शन बाय रबिंग है आपके पास में। आप दो एक चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी के साथ रब करें, आप उससे एक्वायर कर सकते हैं। कंडक्टिंग बॉडीज को साथ मिला के कर सकते हैं, और इंडक्शन के थ्रू आप उसको जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास चार्जेस की एक और प्रॉपर्टी क्या है? दैट चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, मतलब मैं चार्जेस को ऐड भी कर सकती हूँ और मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकती हूँ आपके पास। जैसे अभी हमने देखो क्लोरीन के ही किया। क्लोरीन के पास क्या था भाई? 17 नेगेटिव चार्ज था और 17 ही पॉजिटिव चार्ज था। उसने क्या किया? जब किसी से उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्या किया उसने? गेन कर लिया। तो गेन करने से आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन आ गए और आपके पास 17 प्रोटॉन थे। तो इन चार्जेस को जब मैंने प्लस माइनस किया, -18 प्लस 17 आया क्या? -1। तो ये चार्जेस क्या है? -18 क्या है? नेगेटिव चार्ज। +17 क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इनको हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो चार्जेस आपके पास में क्या होते हैं? दे आर एडिटिव इन नेचर। क्या होते हैं बेटा? दे आर एडिटिव इन नेचर। आप उनको जो है वो प्लस कर सकते हो, आप उनको माइनस कर सकते हो। समझ में आई बात? अब इसी बेसिस पे सब्सटेंसेस की बात कर लेते हैं। तो सब्सटेंसेस में हमारे पास में आते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। कंडक्टर्स, insulators and dielectrics। भाई कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स, बताइए कंडक्टर्स क्या है? बताओ बताओ, सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन पड़ी हुई है तो मैं बोलो। सरफेस पे तो वो रह ही जाएगा। Conductors are the substances which can conduct electric charges or substances through which which carry electrons from one point to another। सरफेस पे तो एक्वायर होके रह ही जाएगा, कहीं नहीं जाएगा आपके पास में। सरफेस पे क्या, अगर सरफेस पे कोई चार्ज प्रेजेंट है तो वो कहीं जाएगा नहीं। जैसे आपने रब किया, स्केल की सरफेस पे चार्ज आया ना, तो वो चार्ज कहीं खुद से नहीं जा रहा है आपके पास। दूसरे स्केल को पास में लाके करो तो वो स्केल पे चार्ज नहीं जाएगा। बट बिट्स ऑफ पेपर पे जब आप कर रहे हो तो वो दूसरे सरफेस पे ट्रांसफर हो रहा है आपके पास में। हम कंडक्टिंग की बात क्या करें? कंडक्टर्स क्या है आपके पास में कि भाई इसके एक एंड से लेके जब चार्ज को ये कैरी कर रहा है दूसरे एंड तक, तो ये कंडक्टर है। जो नहीं कर रहा है वो कंडक्टर नहीं है कि नहीं? सो दे कैरी इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं आपके पास में। इसीलिए इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है आसानी से, क्योंकि चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब करंट हो रहा है। सो दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास। सबसे बेस्ट कौन सा होता है? सिल्वर। जो आपके सोलार पैनल्स हैं उनमें सिल्वर का यूज किया जाता है आपके पास, इसीलिए वो महंगे पड़ते हैं। सिल्वर इज योर बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, दीज आर बेस्ट। नेक्स्ट आते हैं आपके पास में इंसुलेटर्स। तो अब इसका उल्टा हो जाएगा, दे डू नॉट कैरी इलेक्ट्रिक चार्जेस। भाई ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी नहीं कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर।
मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। इनमें से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा आपके पास में। तो इसलिए इनके कहा जाता है क्या? इंसुलेटर्स। क्या कहा जाएगा? इंसुलेटर्स। जैसे कि आपके पास क्या है? प्लास्टिक है, रबड़ है, ग्लास है, ये आपके पास इंसुलेटर्स है। ठीक है। ऐसी इंसुलेटर्स आपके पास में कहलाते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। मतलब डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? ये इंसुलेटर्स हैं जो कि आपके पास में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करने देते हैं। दैट मीन्स व्हाट? दे गिव्स हाई रेजिस्टेंस। इनका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इनमें से क्या है आपके पास में? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है, चार्ज पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। तो ये हाई रेजिस्टेंस देते हैं आपके पास में। किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। किसको? क्या सोचने लग गया भाई तू? हाँ, अच्छा अब देखो इसमें फर्क क्या है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर। स्लाइड डिफरेंट है, समझना थोड़ा सा। डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर। हमने कहा कि भाई कंडक्टर्स क्या हैं? जिनमें से चार्जेस मूव कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, ये आपके पास में कंडक्टर्स है हमारे पास में। डाइलेक्ट्रिक्स हमने कहा भाई ये वो इंसुलेटर्स होते हैं। तो इंसुलेटर्स बोल दिया, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? नॉन कंडक्टर्स। डाइलेक्ट्रिक्स क्या है आपके पास में? नॉन कंडक्टर्स हैं। दीज आर नॉन कंडक्टर्स आपके पास में। अगर ये नॉन कंडक्टर्स हैं इसका मतलब इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। हमें पता है आपके पास जो कंडक्टर है वो कंडक्ट क्यों कर पाता है? बिकॉज दैट कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स बनते हैं जिसमें कि आपके पास में चार्ज पार्टिकल मूव करता है। तो आपके पास में कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए वो कैरी कर पा रहे हैं हमारे पास में। पर अगर हम कंडक्टर्स की इन डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है नॉन कंडक्टर। समझ में आई बात? सबसे बेसिक डिफरेंस जो आपको कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक के बीच में देखने को मिलता है। अगर कभी पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड दिस, तो यही आपका बेसिक डिफरेंस है आपके पास में कि जो डाइलेक्ट्रिक्स है आपके पास में नॉन कंडक्टर्स होते हैं एज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट जो कंडक्टर्स होते हैं आपके पास में दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, therefore they act as charge carriers and they carry charge from one point to another. समझ में आ गई बात? ओके, अ कॉम, एक क्वेश्चन है। अ कॉम रन्स, यही बोलेंगे ना, रन्स थ्रू योर हेयर्स attract bits of paper. What will happen if the hairs were wet? Wet, गीले। हमें पता है कि भाई अगर आप बालों में से कंघा निकालेंगे तो वो कंघा जो है वो बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पर आपको बताना है कि अगर आपके बाल जो है वो गीले हैं, या मान लो आप बारिश में भीग गए हो या कुछ भी हो गया, आपके पास बाल गीले पड़े आपके पास, तब आपका क्या कंघा अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? क्यों? हाँ, क्यों हो जाएगा? आई नहीं, तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स अच्छा मूव कैसे करते हैं यहाँ पे? when yes that's the word I need,
जब दो ऑब्जेक्ट आपके पास में आपस में कांटेक्ट में एक दूसरे से रब कर रहे हैं तो वो चार्ज एक्वायर कर रहे हैं कैसे? बाय फ्रिक्शन। कैसे एक्वायर कर रहे हैं? बाय फ्रिक्शन। तो जब आप कंघी कर रहे हो तो आपके कंघे ने जो है वो फ्रिक्शन के कारण एक चार्ज एक्वायर कर लिया है। क्या कर लिया है? फ्रिक्शन के कारण चार्ज एक्वायर कर लिया है। फ्रिक्शन के कारण आपके पास चार्ज एक्वायर हुआ, जिस कारण से वो बिट्स ऑफ पेपर को जो है वो अट्रैक्ट करता है। बट व्हाट हैपेंस इफ योर हेयर्स आर वेट? भाई फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। वेट हेयर reduces the friction between hair and comb। आ रही है बात समझ में? Thus the comb will not be charged and not attract bits of paper। समझ में आ रही है बात? आप कह रहे हैं कि कंघा चार्ज नहीं होगा, तो गिव द रीजन व्हाई चार्ज नहीं होगा आपके पास में। बिना रीजन फिजिक्स का कोई वैलिडिटी नहीं है। इन 12th क्लास तो भाई तुम भूल ही जाओ इसकी वैलिडिटी, अगर तुम रीजन नहीं दे रहे हो तो आपको पता है कि कंघा चार्ज नहीं हो रहा। क्यों चार्ज नहीं हो रहा? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं हो रहा। फ्रिक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बाल गीले हैं, तो इस कारण से फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया है। समझ में आ गई बात? पक्का वाली? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलो एक बार फटाफट इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेते हैं। ये पोर्शन गौतम ने मिस किया था लास्ट टाइम, है ना गौतम? इस पोर्शन में नहीं था ना तू? सो बेसिक जो प्रॉपर्टीज है आपके पास में इलेक्ट्रिक चार्ज की, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? like charge repel each other and unlike charge attract each other। very good। attract each other। सेकेंड कहता है भाई दे आर एडिटिव इन नेचर। मतलब अगर मान लो एक बॉडी है मेरे पास में जिसपे चार्जेस हैं Q1 Q2 सो ऑन अप टू Qn, तो मैं इसके नेट चार्ज को बता सकती हूँ। क्या होगा? इन सब का सम होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। सो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आपके पास, हाँ, स्केलर क्वांटिटी होते हैं आपके पास में, और इसे ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। जब भी हम एक सिस्टम पे निकालते हैं तब हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। वो क्या हो जाता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दिस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स सिंपल एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट, चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव? मारूंगी, वो फोर्सेस की बात हो गई। ये तो फोर्स को एक्सपीरियंस करा है, थोड़ा ना कोई फोर्स दे रहा है। भाई कंजर्वेटिव वर्ड 9th क्लास में सबसे पहले पढ़ा था। क्या होता है कंजर्वेटिव? एनर्जी इज कंजर्व्ड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड। तो किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज है वो क्या रहता है आपके पास में? कांस्टेंट रहता है हमेशा। नेट चार्ज क्या रहता है? इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो दैट्स डिफरेंट, वो अलग चीज है। नेट चार्ज कांस्टेंट है आपके पास में हमेशा, कि भाई जितना दोगे उतना वापस ले लोगे तुम। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड।
It can neither be created nor destroyed. भाई चार्ज को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं, हम ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आपके पास में। ये क्या सिर्फ किया जा सकता है, ये सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है आपके पास में, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप बताइए क्या है? क्या? हाँ, इंटीग्रल क्या? किसका सम? वाह, पक्का सम होता है? एक्सप्रेशन याद है? मल्टीपल, मल्टीपल सम तो एडिशन हो गया ना आपके पास में, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है आपके पास में? दैट मीन्स चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी एक्सप्रेस, चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड as integral multiple of बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। भाई जो आपके पास में चार्ज की बेसिक यूनिट है उसके इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में हम इसको शो कर सकते हैं। व्हाट इज बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज? तो क्यों होता है प्लस माइनस एन ई, जहाँ पे ई आपके पास में बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है। समझ में आ रही है बात? मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। याद रखनी है, छोटी छोटी सी बातें आपके पास में, पर याद रखनी है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है आपके पास में वो क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, एन यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है आपके पास में, और ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, डिनोटेड बाय कैपिटल C, डिनोटेड बाय कैपिटल C आपके पास। और E की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रॉन के चार्ज? कूलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चलो इसी बात पे एक सवाल, कहता है पॉलिथीन पीस, अ पॉलिथीन पीस, ये एनसीईआरटी का ही है, इज रब्ड with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb। कहता है estimate the number of electrons transferred from which to which। सेकेंड कहता है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। बताइए।
क्या दोबारा बोला आंसर? हाँ, 3 × 10⁻⁷ कूलम। देखो हो गया होगा, देखो अभी कहता है पॉलिथीन पीस इज रब्ड विद वूल। आपने पॉलिथीन पीस को जो है वो रब किया है वूल से, और हमने देखा एक नेगेटिव चार्ज आ गया उस पर कितना, 3 × 10⁻⁷, मतलब क्यू कितना है, 3 × 10⁻⁷ कूलम। यस और नो? क्यू कितना है, 3 × 10 बल्कि -3, क्यू क्या है आपके पास में, -3 × 10⁻⁷ कूलम, क्योंकि कह रहा है कि भाई इसने एक नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया। क्या एक्वायर किया? नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया। अब इसने कहा कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर बताना है फ्रॉम विच टू विच। तो मुझे पहले बताओ किससे किस में ट्रांसफर हुआ? वेरी गुड, वूल टू पॉलिथीन हुआ है भाई हमारे पास। कहाँ से कहाँ हुआ है? यस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पता है Q इक्वल्स टू होता है NE। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, मतलब N हो जाएगा Q/E। यस और नो? अब Q कितना है, -3 × 10⁻⁷। E कितना है आपके पास, -1.6 × 10⁻⁻19। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर, दैट विल बी लाइक 1.8 समथिंग, 1.8 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। क्या मास का भी ट्रांसफर होगा? होगा, कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलो। जितने इलेक्ट्रॉन्स गए उतना मास भी तो ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि वापसी थोड़ी ना कुछ आया है उसके पास में। तो सिस्टम हुआ ना वो तो कंजर्व। अभी तो हम सिर्फ इंडिविजुअल पॉलिथीन या वूल की बात कर रहे हैं। तो यस, देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। और वो ट्रांसफर कितना होगा आपके पास में, दैट ट्रांसफर विल बी मास, नया मास क्या हो जाएगा, n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके पास में ट्रांसफर हो क्या आए हैं आपके पास में। ठीक है, n क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, कितना है, 1.8 × 10⁻12। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मैंने लास्ट टाइम भी लिखवाया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सुभान अल्लाह, इट्स 9 × 10⁻31 kg। आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास रिजल्टेंट मास आ जाएगा कि भाई उसका कितना मास जो है वो ट्रांसफर हुआ है। समझ में आ गई बात, पक्का वाली? अगला सवाल देखो, कहता है कॉपर स्लैब है, कॉपर स्लैब ऑफ मास 2 ग्राम। कितना मास बता रहा है, 2 ग्राम, कंटेन्स 2 × 10⁻22 एटम्स। भाई उसमें 2 × 10⁻, आपके पास में 22 एटम्स, 22 एटम्स। ठीक है, एंड द चार्ज ऑफ ऑन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम इज 29E। हर एक एटम के न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो 29E है। देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द स्पेयर
टू गिव इट अ चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम। कहते हैं भाई कितना फ्रैक्शनल हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करें जिससे कि उस पे जो चार्ज है वो +2 माइक्रोकूलम हो जाए, बताओ। बताइए बताइए बताइए। अरे ओ बालक, बताओ। अच्छा क्या कर रहे हो ये तो बता दो। फिर भाई चार्ज नहीं, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे ना। हमें क्या दिया भाई, आपको दिया कि एक कॉपर स्लैब है, इसका मास 2 ग्राम है, इसमें 2 × 10⁻22 एटम्स है। कितने हैं? 2 × 10⁻22 एटम्स। और इसके एक एटम पे कह रहा है एटम के न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 29 इलेक्ट्रॉन्स। हमें निकालना है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, यस और नो। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? एक में इलेक्ट्रॉन, हाँ कैसे आया? वेरी गुड। 2 × 29 × 10⁻22 इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मैं नहीं कर रही क्योंकि मैं आगे कैंसिल हो जाएगा। हमेशा जो है वो सिंप्लीफिकेशन आखिर में किया करो, कई बार बताया, कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन की मिस्टेक होने के जो है वो चांसेस कम होते हैं। अब आपके पास में आता है कि भाई इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो रिमूव किया है। क्या किया? कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया। किससे निकालेंगे? क्वांटाइजेशन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव क्वांटाइजेशन से निकालते हैं। Q इक्वल्स टू क्या होता है? Ne आपके पास में। हमें क्या निकालना है? N निकालना है, तो ये हो जाएगा Q/E। यस और नो? तो Q/E आपके पास Q कितना है? 2 × 10⁻22 है। Q कितना है? नहीं सॉरी, कितना आया था अभी? Q कितना है? इस पे चार्ज टोटल कितना होगा? 2 माइक्रोकूलम गिवन है। यस, कितना गिवन है आपके पास में? कितना? 2 माइक्रोकूलम। मेरे को सुनाई दे रहा है 2/³ गिवन है। मैंने कहा 2/³ कहाँ से आ गया भाई? 2 माइक्रोकूलम गिवन है, तो माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 × 10⁻⁻6। हमने +2 माइक्रोकूलम को कन्वर्ट किया, आ गया आपके पास 2 × 10⁻⁻6 कूलम। अपॉन में ई क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 + 19, और इसको डिवाइड करो तो 2/16 भी कुछ होगा ना। 1 ज़ा 2, 1.23 × 10⁻⁻, हो जाएगा आपके पास कितना? 13। यही आ रहा है। देख लेना, मैं क्या पता मैंने सेकंड पॉइंट गलत ले लिया। मीन्स 1.23 करके कुछ आ रहा है आपके पास में, तो 1.23 × 10⁻, नहीं 25 ही आएगा, सही बोल रहा है। 1.25 × 10⁻⁻,
13 आ गया आपके पास में, ठीक है। ये क्या आ गया भाई आपके पास में, ये आ गया, इस पे चार्ज आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में इसमें से रिमूव करने हैं। अब हमें फ्रैक्शनल्स का निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। क्या करेंगे, रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो रिमूव्ड कितने हैं भाई, 1.25 इंटू 10⁻13। टोटल कितने हैं, 2 इंटू 29 इंटू 10⁻22 है कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व कर लो। 1.25 को डिवाइड करो 2 इंटू 29 से, और ये 10 की पावर का हो जाएगा 13 माइनस 22, 13 माइनस 22 दैट विल बी 11 माइनस 11। तो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूवल आ जाएगा आपके पास। समझ में आ गई, पक्का। तो हम इनने इन क्वेश्चंस में दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, एक तो चार्ज के बारे में और एक मास के बारे में, राइट। हमने पढ़ा किसके बारे में भाई, चार्ज के बारे में और मास के बारे में। चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज आपके पास क्या हो सकता है, चार्ज कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। किसी भी बॉडी पे अगर आप चार्ज बताना चाहें तो आपके पास चार्ज क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। बाद में कर लेना भाई कैलकुलेशन। ओ भाई साहब अब बंद, और बाद में कर लेना। इधर देखो, चार्ज और मास के बीच में अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो चार्ज के लिए क्या है, हमें पता है कि चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। किसी भी बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है भाई आपके पास में, और जीरो भी हो सकता है। पर मास क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। भाई ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इधर उधर नहीं होता। तेरा वजन कभी -40 नहीं जाएगा कुछ भी। मास हमेशा पॉजिटिव होता है आपके पास में, क्या होता है आपके पास में, पॉजिटिव होता है आपके पास में ना। चार्ज जो कैरी कर रही है कोई भी बॉडी, वो डिपेंड नहीं करेगा वेलोसिटी पे, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज है वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। पर अगर आप मास का फॉर्मूला याद करो, लास्ट ईयर किया था, m इक्वल्स टू होता है m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये हो गया कि मास किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। यस और नो, हाँ या ना, किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। अगर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी इंक्रीज होएगी तो मास भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा आपके पास में। तो मास इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेलोसिटी। भाई अगर मैं वेलोसिटी को इंक्रीज करूंगी तो मास भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मास भी क्या हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो रही है उसकी। जब वो सबसे ज़्यादा होती है तो वो लाइट फील करता है आपके पास में। नीचे बोल रहा है ऊपर बोल रहा है, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या है, क्वांटाइज। मास का क्वांटाइजेशन अभी कुछ बात की नहीं गई है, इसको अभी भी प्रूव करना बाकी है। मास क्वांटाइजेशन इज येट टू बी प्रूव। इसको अभी भी जो है वो प्रूव करना बाकी है। इसके साथ ही चार्ज हमने क्या देखा था, चार्ज इज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है आपके पास में, कंजर्व्ड होता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड
नॉर डिस्ट्रॉयड। क्या मास कंजर्व रहेगा? मास इज नॉट कंजर्व्ड। भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस में मास इज नॉट कंजर्व, क्योंकि उसको आप एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेटेंट एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं आपके पास में। उल्टा भी हो सकता है, उसको वापस मास में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मास इज नॉट कंजर्व एज इट कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी। भाई उसको हम एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, इसलिए वो कंजर्व नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर वाइवा में पूछा जाए इज मास कंजर्व, नो, हाउ कैन यू से दैट? क्योंकि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आ रही है बात समझ में? मास ग्रेविटी के साथ में लिंक्ड है बेटा। और क्या किया? हाँ, चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो कैसा होता है? इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। फोर्सेस बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव जो हमने किया हुआ है कि भाई आपके पास में अगर लाइक चार्जेस हैं तो कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्टिव होगा आपके पास में। पर अगर हम दो मासेस की बात करें तो दो मासेस के बीच में फोर्स कैसा होता है हमेशा? यस, ऑलवेज अट्रैक्टिव। जैसे अभी मैंने तुम्हें इससे ऊपर वाले में बोल दिया था, ग्रेविटी की बात कर लो, आपके पास में हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है आपके पास में, कि दो मासेस के बीच में फोर्स हमेशा क्या रहता है आपके पास में? अट्रैक्टिव रहता है। समझ में आ गई बात? पक्का? यहाँ तक चार्ज के बारे में कोई डाउट है? कुछ कहना है, पूछना है? कूलम करा दूँ? क्रैश लैंडिंग तो नहीं हो जाएगी? कूलम कूलम तो करा दूँ, वो तो एकदम रटा हुआ होगा, रिवाइज ही तो करा रही हूँ। वो तो रटा हुआ होगा, उसके जो आपके पास में हम एप्लीकेशंस करते हैं उसके अलग अलग करते हैं वेक्टर वगैरह, वो नहीं कराती। सिर्फ कूलम की तो स्टेटमेंट कर ही सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। चल तू ही बता दे बेटा। सबसे आसान डेफिनेशन है भाई। कैसे चार्जेस होते हैं? बोलो। स्टेशनरी, नॉन मूविंग चार्जेस। तभी आपके पास में ये फॉलो होगा जब स्टेशनरी चार्जेस की बात हो रही है। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, कूलम्स लॉ कहता है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। भाई जब इंट्रैक्शन की बात हो रही है, इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ अट्रैक्टिव की भी और रिपल्सिव भी की। आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स है, आपके पास में रिपल्सिव फोर्स है आपके पास में, बिटवीन टू स्टेशनरी, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। व्हेन वी से पॉइंट चार्जेस मतलब हम बहुत स्मॉल चार्ज की बात कर रहे हैं। पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। भाई उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लो आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने ले लिया R, ठीक है। Q1 Q2 आपके पास में 2 पॉइंट चार्जेस है, इनके बीच का डिस्टेंस ले लिया मैंने R। भाई इसके कारण इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, इसके कारण इस पे एक फोर्स लग रहा होगा हमारे पास में, ठीक है। तो इन पे फोर्स लग रहा होगा तो क्या कहता है आपके पास में, ये कहता है कि भाई फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं दोनों को कंबाइन करती हूँ तो मेरे पास बन जाता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं आपके पास में तो ये हो जाता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे K क्या है, K है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K क्या है आपके पास में, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आपके पास में, और इसकी SI यूनिट क्या होगी, नहीं SI यूनिट क्या होगी बताओ, निकालनी सिखाई हुई है भाई। SI यूनिट क्या होगी, देखो आपके पास में इसकी वैल्यू क्या होती है, K क्या होता है, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, दिस इज क्या होती है ये, यस दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से देखो आपके पास क्या है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मुझे किसकी चाहिए, K की चाहिए, K को एक जगह रख लेते हैं, FR स्क्वायर तो आप इसकी SI यूनिट निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। आपके पास SI यूनिट आ जाएगी, और K की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ में आ गई बात, पक्का। अब अगर मान लेते हैं कि सिमेट्रिकली आइडेंटिकल आपके पास चार्ज है, मतलब Q1 और Q2 को मैं मान लेती हूँ आइडेंटिकल है, जो 1 कूलम के इक्वल है आपके पास में, R डिस्टेंस क्या हो गया इनके बीच में 1 मीटर ले लिया, तो ऐसे केस में F क्या हो जाएगा, F इक्वल हो जाएगा आपके पास में K के इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 1/1, मतलब आपके पास फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। क्या आ जाएगा आपके पास में 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। मतलब अगर हम कूलम्स लॉ के टर्म्स में बताना चाहें कि व्हाट इज 1 कूलम, व्हाट इज 1 कूलम, अब इसमें तुम वो एम्पियर वाला मत लगा देना। क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 कूलम इन टर्म्स ऑफ फोर्स, कैसे बताओगे, इसी चीज को देखो 1 कूलम आपके पास किस चीज के इक्वल हुआ, भाई हमने 2 चार्जेस लिए, ये भी 1 कूलम 1 कूलम। अब इसकी वैल्यू 1 कूलम कब होगी, इसकी वैल्यू 1 कूलम तब होगी जब आपने इसी चार्ज को इसी के मैग्नीट्यूड वाले चार्ज से 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा, और इस पे एक फोर्स लग रहा है कितना 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का आपके पास, तब इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास में 1 कूलम। क्या हो जाएगी 1 कूलम आपके पास में। तो 1 कूलम हम डिफाइन कैसे करेंगे इसके टर्म्स में, 1 कूलम इज द चार्ज when placed at a distance, हाँ लिखवाया था पर आपके दिमाग पे नहीं है, 1 मीटर from another charge of same magnitude in vacuum।
एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स, अच्छा फोर्स कैसा होगा, ये रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव? रिपल्सिव। यहाँ आपको क्या है, अगर फोर्स आपका पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा है, रिपल्सिव फोर्स है। अगर फोर्स आपका नेगेटिव है मतलब कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो एक्सपीरियंसिंग अ रिपल्सिव फोर्स, कितना रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, 9 × 10⁹ न्यूटन। समझ में आ रही है बात? 1 कूलम कब कहेंगे, जब हमने उसको जो है वो उतने मैग्नीट्यूड के चार्ज से 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा और उस पर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है जो कि 9 × 10⁹ न्यूटन के इक्विवेलेंट है आपके पास में, तब हम कहते हैं कि हमारे पास में क्या है, 1 कूलम चार्ज है। समझ में आई बात? पक्का? अब इतना ही छोड़ू? पढ़ के आ जाना बस इतना तुम लोग।